बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास, आज हमारा मौजू है पहचान सयारगान यानी नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स। लास्ट क्लास में हमने ज़ोडिक साइंस के हवाले से स्टडी किया था और एक टेस्ट भी मैंने आप लोगों को दिया था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया प्लैनेट्स के हवाले से कि किसी भी प्लैनेट को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये क्लास हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये ज़िक्र किया था कि कोई भी ज़ोडिक साइन जो है वो बज़ाते ख़ुद एक्टिव नहीं होता, उसको चलाने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत होती। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हम सब की नाक, आँख, कान सब के बराबर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हर शख्स अपने विरासत के मुताबिक, अपनी नस्ल के मुताबिक मुख्तलिफ कद, काट, रंग वगैरह लेकर पैदा होता है और सबके वजूद में जिस्म के अंदर मौजूद उसका ब्रेन और उसका जो दिमाग है वो उसके मुताबिक उसको चलाता है। इसी तरह जो आज की हमारी क्लास लेक्चर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चीज़ें अगर आप लोग समझ गए, मैं ये नहीं कह रहा कि याद कर गए, अगर समझ गए तो आगे चल के प्रेडिक्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जायचा बना लेना हुनर नहीं होता, किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश कर लेना नो डाउट मेहनत होती है उसमें, लेकिन जिस मकसद के लिए वो चीज़ चल रही है या बनती है वो बाद में चलती रहे, उसको स्टडी किया जाए, उससे देख के प्रेडिक्शन की जाए, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की मिसाल कि आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर बनना, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें। कोई ना कोई बुक, किताब, आपका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब या माशरे से है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसके मुताबिक जो अल्फाज हैं वो आपकी अदायगी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमारा सीखने का एक अमल है कि इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं उसको बेहतर रखें। टेस्ट जो हमने दिया था, ये नाम मेरे सामने हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट किया था, ये एक इजी आसान टेस्ट था। इस टेस्ट का मकसद ये नहीं था कि आपको मैं 100/100 मार्क्स दूं या आप लोगों को मैं कोई अवार्ड या शील्ड दूं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है। आप लोग जो इस क्लास में टेस्ट में संजीदगी दिखाएंगे, एक दफ़ा कोई चीज़ अगर आपके हाथ से निकल जाती है, आप उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो चीज़ चलें 100% नहीं 50% तो याद रह जाती है। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि किस हाउस से कौन कौन सी चीज़ें मंसूब हैं। एक चीज़ भी अगर आपको याद रह जाए तो बाकी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं भेजा। मैं वाज़े कर दूं आप सबको, जो इन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब फाइनल सर्टिफिकेशन की बारी आएगी तब आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर साल ये होता है कि लास्ट में फिर रिक्वेस्ट की जाती है हमें सर्टिफिकेट दे दें। इदारा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं और एस्ट्रोलॉजी को दिलचस्पी के साथ नहीं ले रहे। तो ये जो लोग क्लियर किए हैं, जिन्होंने पास किया है, उन सब की ये लिस्ट है। इंशाल्लाह लेक्चर के साथ ग्रुप में ये शेयर कर दी जाएगी। एक तवील लिस्ट है। पहला सवाल ये है कि जायचे के किसी भी घर में कोई प्लैनेट अगर ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। जायचे में किसी भी हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, यानी मैं अगर अपने घर में मौजूद नहीं हूँ, ये घर मेरा है, मैं कहीं और बैठा हूँ, तो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली भी बिहेव करूँगा, और जो मेरी गैर मौजूदगी है उसमें इस जगह में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें मेरे इल्म में भी होंगी, और मैं जाने से पहले किसी को असाइन करके जाऊंगा कि आपने यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मॉनिटरिंग करनी है। तो इसी तरह जो प्लैनेट है वो जहाँ पर भी बैठा होगा, जिधर भी मौजूद होगा, यही चीज़ हमने स्टडी करनी है कि कोई भी हाउस खाली नहीं होता।
बज़ाहिर देखने में वो आपको खाली लग रहा है, लेकिन उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो जिधर बैठा है वो उसके मुताबिक बिहेव करेगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेरे जायचे में 11वां घर सबसे ज़्यादा मजबूत है, मैं इससे कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आफ्टर 6 मंथ्स जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपको ख़ुद आइडिया होगा कि मैंने 6 हाउस अगर अच्छा है, अभी मेरे सामने आपका जायचा नहीं है, सिर्फ आपका सवाल है कि मेरा जो 7वां घर है कि अगर मैज़ान लगन में ज़ोहरा 11वें घर में हो तो ओपल कितने कैरेट का फ़ायदा देगा, या फिर आगे इनके कैरेट्स लिखे हैं 4.25 mm। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको थोड़ा सा स्टोन्स के हवाले से भी नॉलेज दूंगा कि किस प्लैनेट के साथ कौन सा स्टोन जो है वो मंसूब है, आज इस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे। इसके लिए आपका जायचा देखना ज़रूरी है, उसकी डिग्री देखना ज़रूरी है, देन उसके बाद आपको बेहतर अंदाज में बताया जाएगा। इंशाल्लाह आगे चल के आप ख़ुद देखेंगे और ओपल का क्या वेट क्या कैरेट होना चाहिए इसके ऊपर बाकायदा तमाम स्टोन्स के ऊपर मैं एक लेक्चर दूँगा इंशाल्लाह। अगर किसी इंसान की तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और जाए पैदाइश मालूम हो तो इसके जायचे से पता लग जाता है कि वो शख्स ज़िंदा है या मुर्दा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल होती हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मैं नहीं कम अज़ कम देखता, पढ़ाने की हद तक तो पता होता है कि 8वां घर इसका ताल्लुक़ मौत के साथ है, लेकिन अक्सर केसेस आते हैं कि कोई शख्स घर से नाराज़ होकर चला जाता है, अब उसका कोई पता नहीं कहाँ पे। तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बताती है कि वो शख्स किस डायरेक्शन में है, आप उसको किस जगह पे तलाश कर सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा डिटेल में जाके सीखेंगे बिल्कुल इस हवाले से भी पता चलेगा। तौसीफ़ ज़फ़र साहब ने पूछा कि वालिद को हम 9th घर से पढ़ते हैं और इसकी वजह ये बताई थी कि अगर औलाद को देखना हो तो 5th घर से देखते हैं, और इसी तरह औलाद ने वालिद को देखना हो तो वो 9th घर से देखेगा। मेरा सवाल ये है कि औलाद तो वालदा की भी है और वालदा का घर तो 4th है जो कि 5th और 12th से बनता है, और दूसरा ये कि दूसरा बच्चा 7th घर से देखते हैं। अगर दूसरे बच्चे को अपने वालिद को देखना हो तो 7 से 9th तीसरा घर बनता है, इसकी वजाहत कर दें। देखें, सबसे पहली बात ये कि वालिद को 9th घर से हम क्यों देख रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। वालिद के लिए या एक बच्चे के लिए वालिद की अहमियत बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वालिद, छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस दुनिया का जब आगाज़ हुआ तो हम सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इस दुनिया में आने वाला जो सबसे पहला शख्स था जिनको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, और उन्हीं की पसली में से लेके हज़रत हव्वा जो थी उनको बनाया गया था। तो सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है? मेल की। ये मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा इसको। तो जब भी जायचा बनता है, औलाद पैदा होना, एक नई नस्ल का आगे बढ़ना, इसमें जो मेल होता है यानी आपके जो वालिद हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो हम उसी क्या आप लेके क्या पैदा हो रहे हैं, किससे क्या लेके पैदा हो रहे हैं। आपका जो नाम है पूरी दुनिया में जितने भी माशरे हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा अहमियत होती है वो बाप के नाम को दी जाती है। कि वालदा, चंद ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, हस्बैंड की डेथ हो गई, देन उसके बाद वालदा जो है वो आगे आती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी हम किसी का जायचा देखते हैं तो उसमें हम फादर को ही फ्रंट पे रखते हैं और फादर से ही देखते हैं। इसमें कोई इनकार नहीं कि वालदा है। ये वो केसेस होते हैं कि जब आपको ना अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना आपको वालदा की डेट ऑफ बर्थ पता है, ना आपको वालिद की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप अपने जायचे को घुमा घुमा के देख रहे हैं कि मैंने वालिद को यहाँ से देखना है, मैंने माँ को यहाँ से देखना है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ से देखना है, मेरी बहन ने मुझे यहाँ से देखना है। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब आपके पास इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ना हो। तो कुछ असूल, कुलिये कायदे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो डिज़ाइन हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं हो सकती। और दूसरा बच्चा 7th घर से देखते हैं, अगर दूसरे बच्चे ने अपने वालिद को देखना हो, देखें ये जो है ना, आप इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब जो दूसरा बच्चा है, क्या उस दूसरे बच्चे का जायचा नहीं बनेगा? बनेगा ना। वो पैदा हुआ है, उसके कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी टाइम ऑफ बर्थ होगी, उसका कोई सिटी ऑफ बर्थ होगा। इसका जवाब पिछले ही सवाल में मैंने आपको दिया है कि आपने जब भी किसी की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के लिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की तरफ जाते हैं।
ये वो चीज़ें हैं, आपको अपने जायचे से ये तो पता चल जाएगा कि मेरा वालिद मेरे साथ कैसा है, मेरे वालिद का बर्ताव मेरे साथ कैसा है, या मेरी औलाद का रवैया, मेरी औलाद मेरे लिए खुशबख्त है या नहीं है, वो किस दौर से अच्छी जो गम है, बुरी चीज़ें हैं, वो किस दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन जब आपने किसी एक शख्स को जानना है, एक शख्स को समझना है, पढ़ना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर स्टिक रहेंगे। अभी आप लोगों ने इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना कि क्या होगा, किस तरह होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, एक एक्सपर्ट ओपिनियन जब आ जाता है, तब ये चीज़ें उस वक़्त देखी जाती हैं। तौसीफ़ ज़फ़र साहब ने ससुराल को 8वें घर से देखते हैं। ससुराल में इसकी वालिद वालदा बहन भाई भी होते हैं। अगर हम 7th घर से 4th घर को देखते हैं, जो कि 10th घर बनता है, वो वालदा का हो गया। 7वें घर से 9th घर की, जो कि 2nd घर बनता है, जो कि ससुर का हो गया। तो 8वें घर से ससुराल को कैसे देखेंगे? सिंपल सी बात है कि आप ख़ुद है ना, आपने अपने रिलेटिव्स देखने हैं, अपना ख़ानदान देखना है, तो आप कहाँ से देख रहे हैं? वालिद वालदा की बात नहीं मैं कह रहा, दूसरे घर से आप देखते हैं, रिश्तेदारी 2nd हाउस से देखते हैं। तो इसी तरह जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसका घर कौन सा बनता है? 7th हाउस। कि अपने से एक घर आगे आपने अपने रिश्तेदारों को देखा, और 7वें से एक घर आगे आप अपने लाइफ पार्टनर के घर वालों को देखते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है ना, इसको भी आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अली असद सुलहरिया, I have read in some articles that the house of communication where speech we see from 2nd house, why is it so? देखिए, दूसरे घर में ज़ुबान है। जो दूसरा घर है ना, उसमें जैसे पहला घर आपका चेहरा है, फिर दूसरे घर में आपकी जो दाईं आँख भी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है। इसी तरह दूसरे घर में आपकी जो ज़ुबान, आप मुझे सुन रहे हैं, एक तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जिस वजह से आ रही है, जिस चीज़ की वजह से आ रही है, वो है ज़ुबान। तो ज़ुबान को हम देखते हैं दूसरे घर में से। मोहम्मद नदीम साहब हैं कि वाई द प्लानट शेयर द लॉर्डशिप ऑफ डिफरेंट ज़ोडिक इंस्टेड दे नॉट शेयर द लॉर्डशिप ऑफ एडजेसेंट ज़ोडिक्स, लाइक वाई सर्टन शेयर्स द एडजेसेंट हाउसेस लॉर्डशिप बट नॉट इन केस ऑफ मार्स, वीनस, मरकरी एंड जुपिटर। इनका कहने का मकसद ये है कि जैसे एक जो प्लानट है वो 2 ज़ोडिक साइंस के साथ मंसूब है, लेकिन जो घर हैं, हाउसेस हैं, तो फिर उनकी आपस में क्यों इकट्ठी नहीं, वो क्यों अलग-अलग रखते हैं? हाउसेस के अंदर मौजूद जो उनकी मंसूबात हैं, जो चीज़ें उनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनके अंदर जो हाउसेस में चीज़ें मौजूद हैं, वो उन हाउसेस के अंदर ही रहेंगी। लेकिन जब एक प्लैनेट 2 घरों को देख रहा होगा, जैसे पहला घर और चौथा घर, ये दोनों हाउस का अगर लॉर्ड प्लैनेट सेम हो जाता है, तो देन क्या होगा? तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह जब तमाम असेंडेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे, और ये चीज़ अब दूर नहीं है, इंशाल्लाह फरवरी के अंदर नेक्स्ट मंथ में हम लोग अब जायचे बनाने की तरफ हम जा रहे हैं, उसको सीखने और समझने की तरफ जा रहे हैं कि एक प्लैनेट अगर 2 हाउसेस को रूल कर रहा है, तो वो 2 घरों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा, किस तरह से उसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट सवाल ख़त्म हो गया, अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, पहचान सारगान। ये जो प्लैनेट्स हैं, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ज़ोडिक साइंस पढ़े, उसमें आप लोगों को ये मालूम हो गया कि किस ज़ोडिक साइन के साथ कौन कौन सा प्लैनेट मंसूब है, कौन सा ज़ोडिक साइन उसका लॉर्ड प्लैनेट, उसका हाकिम सियारा कौन कौन सा है। तो आज हमने इन्हीं प्लैनेट्स को पढ़ना है। वो जो मैं कह रहा था ना, जो ब्रेन होते हैं, दिमाग हैं, यूँ समझ लें कि ये चलते फिरते इंसान हैं, जैसे आप हैं। इन प्लैनेट्स को बिल्कुल ऐसी समझें, बिल्कुल ऐसी देखें कि जैसे आप ख़ुद हैं। आपका वजूद हुआ, आप हरकत करते हैं, आप महसूस करते हैं, आप फील करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप खुशी मनाते हैं, आप गम मनाते हैं, आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, आप में अक्ल भी है, लेकिन बग़ैर इल्म के वो अक्ल अधूरी है। और अगर इल्म है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। फिर मुश्किलात हैं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान रोज़ महसूस करता है। पूरे निज़ाम शमसी में जो सन है, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो तमाम सोलर सिस्टम में तमाम प्लैनेट्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बिहेव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ही सुबह सूरज निकलता है तो रौनक आ जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। जैसे ही सूरज ग़रूब होता है वैसे ही दुनिया नींद की तरफ, सोने की तरफ चली जाती है। और मेजॉरिटी ये भी होता है कि रात की तारीकी में बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, गड़बड़ भी होती है अंधेरे में, चोरी, डकैती, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मोस्टली लोग अंधेरे में भी कर रहे होते हैं। इस निज़ाम शमसी में सन की अहमियत इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यूँ समझ लें कि इसको हम बादशाह फल्क कहते हैं। इसका जो किरदार वो ऐसे ही है जैसे घर का वालिद होता है, बड़ा होता है, फादर। सन एक वजूद है ना, उस वजूद ने अगर हरकत करनी है तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। सन बेसिकली ये एक लाइफ है, ज़िंदगी है। इसकी एनर्जी आप तक आती है तो आप हरकत करते हैं। दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सूरज की एनर्जी के बाद हरकत कर रही होती हैं। फिर सन जो है इसका ताल्लुक़ आपकी हड्डियों से भी होता है, बोन से भी होता है, कि अगर अक्सर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं धूप पे जाके बैठो। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिधर इतनी गर्मी पड़ती है उसके बावजूद भी लोग धूप में बैठे होते हैं कि विटामिन डी की कमी है। तो कहीं ना कहीं जहन में आता है ना कि इतनी गर्मी में सारा दिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, सर्दी ज़रा कम अरसे के लिए आती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों में विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है? मे बी देयर इज़ समथिंग इन योर बर्थ चार्ट, कोई आपका सन वीक है कि आप जब पैदा हुए आप एक ख़राब सन जो है उसकी प्लेसमेंट ख़राब लेके पैदा हो रहे हैं, आपको बोन्स का, हड्डियों का प्रॉब्लम आ रहा है, विटामिन डी की कमी आ रही है, आपके अंदर सुस्ती है, आपके अंदर काहली है, आप कोई भी काम करने लगते हैं उसमें आप कहते हैं कि मैं अच्छा बाद में देखूंगा, बाद में करूंगा, एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है। खैर एनर्जी हम एक और प्लैनेट से देखते हैं, इसमें भी उसका कुछ हद तक अमल दखल आता है, लेकिन जो एनर्जी है ना वो एक और प्लैनेट के साथ भी चीज़ें एक दूसरे के साथ मंसूब हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप लोगों को चीज़ें मज़ीद आसान और क्लियर होती चली जाएंगी। फिर गवर्नमेंट जॉब हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, आप सबको पता है जायचे का 10वां घर करियर का है। वहाँ पर अगर सन आकर प्लेस्ड हो जाता है, अब हम साथ साथ थोड़ा इसको भी समझते हैं कि एक जायचे का 10वां घर, फ़ौरन आपके माइंड में वो एक जायचे का चार्ट आया होगा और 10th हाउस पे आपकी नज़र गई होगी। अभी छोड़ दें असेंडेंट क्या है, अगर 10th हाउस में सन आकर बैठ जाता है और स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आप गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक रहते हैं। गवर्नमेंट का कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, या अगर गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें आपका रुतबा बड़ा होगा, आपकी जॉब बड़ी होगी, आप पे जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, आप दूसरों के लिए परफॉर्म कर रहे होंगे। सन जो है ये किसी भी हाउस में, एक जायचे में 30 दिन अपना क़याम करता है। अब जायचे के 12 घर हैं, उन 12 घरों के अंदर अगर आप देखें कि ये कितने दिन रहेगा, एक घर में, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, तो एक हाउस में इसका जो क़याम होता है वो 30 डेज़ का होता है। लेकिन कई दफ़ा प्लैनेट्स की जो एक हाउस में प्लेसमेंट होती है वो डेज़ आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट किस पोजीशन में कहाँ पे प्लेस्ड है।
लेकिन जनरली अगर इसको हम देखें आम तौर के ऊपर तो ये ऑलमोस्ट 30 दिन जो है एक हाउस में गुजारता है। अगर पहले घर में है तो वहाँ पे 30 दिन अपना टाइम पूरा करेगा, फिर दूसरे घर में तो वहाँ 30 दिन का टाइम पूरा करेगा, इसी तरह आगे मूव करता चला जाएगा। इसके साथ जो दिन मंसूब है वो मंसूब है संडे का दिन, संडे यानी इतवार जिसको हम कहते हैं, सूरज का दिन संडे। नंबर इसके साथ जो मंसूब है वो है नंबर 1। अब ये अदद, ये नंबर, ये दिन, ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है? ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगे चल के जब हम रेमेडीज़ करेंगे, अगर किसी के जायचे में अगर सन ख़राब है तो आप फिर उसकी रेमेडी उस प्लैनेट के डे के मुताबिक करेंगे, आप उस प्लैनेट के अदद के मुताबिक करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने सन ख़राब है तो आप उसको कोई लाख रुपया दे दें या आप 2 रुपये दे दें। उसका जो अदद है उससे ये है कि जैसे नंबर 1 है कि कोई ऐसी रेमेडी जो उस फिगर में आ जाए वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, जो उस दिन में आ जाए वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। फिर इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो है रूबी, याकूत, कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जब अपनी नेमतों का ज़िक्र करता है तो उनमें से याकूत, मरजान, मोती, इन नेमतों का भी ज़िक्र होता है। तो याकूत जो है, रूबी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो मंसूब किया जाता है सन के साथ। अभी हम यहीं पे हैं कि एक वजूद है और उसने भी हरकत की है। हरकत कौन करवा रहा है? सन। अभी हमने आगे चलना है। अब हरकत तो उसने कर दी, लेकिन अब उसको क्या चाहिए? उसको इमोशंस चाहिए, जज्बात चाहिए, उसको फीलिंग्स चाहिए। फीलिंग्स जो हैं, जज्बात जो हैं, वो देख रहा होता है मून, जिसको हम कमर भी कहते हैं या चांद कहते हैं, कमर, मून। मून का ताल्लुक़ जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसके साथ मून का ताल्लुक़ होता है। ममता, जैसे अभी पीछे हमने शम्स को देखा, सन को हमने कहा कि उसका जो किरदार है वो बिल्कुल ऐसे जैसे वालिद की तरह है, और मून का जो किरदार है वो ऐसे ही है जैसे एक माँ का किरदार होता है। ममता, प्यार, मोहब्बत, वो लड़का लड़की वाली मोहब्बत की भी बात नहीं मैं कर रहा, जो एक माँ को अपने बच्चे से होती है और वो बेलौस, बग़ैर किसी लालच के वाहिद ये रिश्ता होता है माँ बाप का कि हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद उनसे आगे निकल जाए। जैसे मेरी ख्वाहिश है मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है मेरे से आगे निकल जाएं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए, मेरा भाई मेरे से आगे निकल जाए। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसके अंदर लालच नहीं होता। तो ये एहसास, ये फीलिंग जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, आपने हरकत तो कर ली लेकिन उस आपकी अपनी कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर, क्योंकि मून जो है वाहिद प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये 24 घंटे में जो है ये अपना बल्कि हर लम्हे अपना असर दे रहा होता है। अक्सर लोगों को भूख लगती है, खाना खाते हैं, हम सब खाना खाते हैं, आपने 2 दिन तक खाना नहीं खाया होता, लेकिन एकदम से आपके मुंह से ये अल्फाज भी निकल जाते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, अभी खाना खाने का मूड नहीं है। वो जो मूड स्विंग्स हैं जो हर लम्हे बदलते रहते हैं। आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हो सकता है 2 मिनट के बाद आपका यहाँ से जो है मूड आपका तब्दील हो जाए। आपके अंदर वो जो तब्दीली पैदा हो रही है वो कौन पैदा कर रहा है? वो मून पैदा करता है कि हर सेकंड, हर लम्हे जो बदलते हुए एहसासात हैं उसको कंट्रोल कर रहा है कौन? मून। मून की जो अपनी इसकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे साइंस में भी कहा जाता है कि ज़मीन पे जो पानी है उसको भी कंट्रोल करता है। चाँद पहली तारीख से लेके 14 तारीख तक जब पीक पे जाता है तो समुंदर का जो पानी, उसकी लहरें ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं,
वो कंट्रोल कर रहा होता है। मून फास्ट मूविंग प्लैनेट, चेंज रिएक्शन क्विकली, केयर ख्याल रखना, ये इसकी तशरीह बनती है। मून के साथ जो नंबर मंसूब है वो है नंबर 2, अदद इसका है 2। इसकी ड्यूरेशन जो है हर घर में वो तकरीबन 2.5 सवा 2 ये चेंज होती रहती हैं, क्योंकि अभी हमने डिग्रीज़ नहीं पढ़ी। हर प्लैनेट की डिग्री, जैसे गर्मियाँ हों तो दिन लंबे हो जाते हैं, सर्दियाँ हों तो दिन छोटे हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो भी अपनी डिग्रीज़ के मुताबिक थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं। ये जो फिगर इसमें लिखी हुई है ये अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स सवाए सन और मून के ये रेट्रोग्रेड नहीं होते, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं। रेट्रोग्रेशन के ऊपर भी हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मून के साथ जो दिन मंसूब है वो है मंडे, मून डे, मंडे पीर का दिन, और इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो है वाइट पर्ल यानी सफ़ेद मोती। अब ये स्टोन कैसे यूज़ करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है तो आप आज ही जाके सफ़ेद मोती लेकर पहन लें, नहीं। आपने पहले जायचा बनाना है और जायचे में आपने मून की पोजीशन देखनी है। अगर मून किसी ख़राब 8वां घर, अभी तक चले आप लोग को ये पता ना कि 8वां घर मौत का घर है या हादसात का घर है, अगर वहाँ पे मून प्लेस्ड है तो आपके अंदर नाउमीदी, मायूसी पैदा कर देगा, हादसात को एक्टिव कर देगा। कोई भी स्टोन बग़ैर बर्थ चार्ट देखते हुए कभी भी रिकमेंड आपने किसी को नहीं करना कि आप किसी का जायचा ना देखें और उसको वैसे ही कह दें आपके नाम का अदद ये बनता है तो आप शुरू करें जी, आप सफ़ेद मोती लेके पहने, आपका अदद 2 बनता है, तो आप अपनी 2 नंबरी से उसको गलत स्टोन तजवीज़ कर देंगे। फोर्सफुली कभी किसी को जेम स्टोन तजवीज़ नहीं करना आपने। अब हमने देखा, हरकत देखी, मूवमेंट देखी जो सन ने करवाई, उसके बाद उस हरकत के अंदर, उस वजूद के अंदर एहसासात पैदा हुए, फीलिंग्स पैदा हुई, इमोशंस पैदा हुए। अब हमें ज़रूरत है एक ऐसी चीज़ की जो आपके अंदर हौसला भी पैदा करे, जो आपके अंदर बोल्डनेस भी पैदा करे, जो आपके अंदर वो जो एनर्जी सन हमें दे रहा है उस एनर्जी को एक्टिव भी करे कि सन ने एनर्जी तो दे दी लेकिन अब हमने उसको एक्टिव भी करना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है मार्स, मरीख। मरीख जो है ये सोलर सिस्टम के अंदर ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर है। क्यों? मैं हरकत भी करता हूँ, मैं फील भी करता हूँ, लेकिन अब मैंने आके बिहेव कैसे करना है, मैंने गुस्से का इजहार करना है, मैंने हाथ रोक लेना है, मैंने क्या करना है। मार्स को हम आसमानी काउंसिल पे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका हम इसको कमांडर इन चीफ भी कहते हैं। इसका मिजाज बिल्कुल ऐसे जैसे फ़ौजियों का मिजाज होता है कि जैसे फ़ौजी है ना, उसको टास्क दिया जाता है कि आपने हिफाजत करनी है, केयर करनी है, या तो ख़ुद मर जाना है या मार देना है, दलील में नहीं जाना। मतलब मार्स माहौल बनाता है। आप किसी पार्टी में चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, वहाँ पे नाच गाना हल्ला गुल्ला हो रहा है, आप 10 मिनट तो बैठ के मज़े से देखते रहेंगे। आपका अगर आपके मूड आपका अच्छा है, आपकी फीलिंग्स आपकी अच्छी हैं, तो कुछ देर बाद आपका दिल करेगा मुझे भी नाचना है, आप भी उठ के नाचना शुरू कर देंगे। या अगर आप किसी जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका कोई मूड नहीं है एक्सरसाइज करने का, घर से आए थे नींद में, लेकिन एकदम नज़र पड़ी के सामने बॉडी बिल्डर, काश मैं भी ऐसा हो जाऊँ। क्या उस बॉडी बिल्डर ने आपको कोई फूंक तो नहीं मारी है, सिर्फ उसको देखकर आपके अंदर वो जोश पैदा हो गया कि मुझे भी इस जैसा बनना है। चाहे आप अगले 20 साल ना बन सकें, लेकिन वो एक मोटिवेशन मिल रही है। ना उस तस्वीर से कोई आवाज़ आ रही है, ना उस तस्वीर
ने आपको मोटिवेट, सिर्फ वो तस्वीर आपके अंदर वो एनर्जी को जगा रही है कि आपने ये काम करना है, आपने ऐसा हो जाना है, तो कुव्वत देता है मार्स, ताकत देता है। फिर बोल्डनेस, फिर उसके बाद अक्सर लोग जो हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, रेडी टू फाइट, अभी बात भी नहीं शुरू होती, पहली एक इधर एक उधर लेजी लड़ाई शुरू होगी, तो उनके जायचे में कहीं ना कहीं मार्स स्ट्रांग होगा। मार्स को हम कहते हैं ये हॉट हेडेड होता है, गर्म मिजाज है। अभी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि फायर एलिमेंट से इसका ताल्लुक है। फिर शादी जब होती है तो उसमें मार्स की बड़ी अहमियत होती है। एक तो मार्स ये रीज़न भी होता है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए मार्स की बड़ी अहमियत होती है। और मार्स अक्सर आपने सुना होगा कि जायचों में, मेरे से ही सुना होगा कि आप मांगलिक हैं या आप मंगल दोष लगा हुआ है, तो बेसिकली वो मांगलिक, वो मंगल दोष, वो बेसिकली जो इसका दिन मंगल है, ट्यूसडे का दिन है, वो मार्स को ही हम कह रहे होते हैं। मार्स की एक थ्योरी है कि मार्स अगर जायचे में कुछ पोजीशंस ऐसी लेकर बैठ जाए तो उसको हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स, लड़का या लड़की ये मांगलिक है। तो जब भी शादी होती है तो उसमें मार्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब आप किसी का जायचा आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे कि एक लड़का लड़की उन्होंने अपनी शादी करनी है, निकाह करना है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी है, उनका निकाह का वक्त निकालना है, तो उसमें सबसे पहले मून की अहमियत नंबर 1 पे होती है, क्योंकि मार्स जो है ये शादी होने में प्रॉब्लम्स को पैदा करता है अगर ये ख़राब जगह पर प्लेस्ड हो जाए तो। लेकिन किसी का भी आप जायचा अगर बनाएं तो उसमें मून की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। फीलिंग्स, आप जिसके साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं, क्या वो आपकी फीलिंग्स की कदर करेगा, वो आपका ख्याल रखेगा, क्या उसमें वो ममता वाली फीलिंग होगी। तो अक्सर शादियां नाकाम हो जाती हैं इस वजह से भी कि जब उन्होंने रिश्ते की पैदाइश हुई थी या आगाज़ हुआ था उनका, उस दिन मून ख़राब था। अब इसी तरह मार्स जो है, अब अगली नस्ल बढ़नी है आगे, तो उसमें मार्स को फिर हम देखते हैं कि मार्स की अहमियत भी ठीक होनी चाहिए। मार्स के साथ जो अदद मंसूब है वो नंबर 9 है, नंबर 9। अभी आप इसको लिखते चले जाएं कि इस नंबर 9 का हमने क्या करना है, या हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। ये एक घर में जो इसकी ड्यूरेशन होती है अप्रॉक्सीमेटली वो ऑलमोस्ट 45 डेज़ तक ये एक घर में रहता है। लेकिन ये अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इसका क़याम ज़्यादा भी हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। फिर इसके बाद दिन इसके साथ मंसूब है मंगल का। अब मुझे ये बताएं कि अक्सर आप लोगों ने देखा है, आप बुज़ुर्गों से भी सुना है कि जी अदा बकरे दा सदका कर दो, लेकिन करना मंगल वाले दिन। मुर्गी ज़िबा कर दीजिए लेकिन करना मंगल वाले दिन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है, या किसी भी जानदार चीज़ के अंदर उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है जो आपको चला रही है, वो मार्स है। आपने हरकत की, आपने फील किया, अब आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है मार्स। मार्स का एक्चुअल कलर भी रेड है। मार्स तो अक्सर नज़र भी आता है आसमान पे, अगर आपकी बिनाई अच्छी है तो मार्स हमें रेड कलर में नज़र भी आता है, अक्सर छोटा सा एक सितारा उस तरह से नज़र आता है। तो इसके साथ जो स्टोन मंसूब है वो है रेड कोरल, यानी सुर्ख मरजान, इसके साथ मंसूब। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है मरकरी। मूवमेंट हो गई, हरकत हो गई, फीलिंग्स आ गई, बोल्डनेस भी आ गई, लेकिन अब इन सारी चीज़ों का हम करें क्या? हरकत करनी है, हरकत करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम अगर इधर जाएंगे तो सामने दीवार उसमें लग जाएंगे। अगर हम सीढ़ियाँ जो हैं आंखें बंद करके उतरेंगे तो हम गिर भी सकते हैं, गिरेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, पेन होगी। हरकत के बाद हमने
एक चीज़ को फील करना शुरू किया। हम फील करते हैं, कई दफ़ा आप खाना खाएं, आपके टेस्ट बड्स अगर अच्छे हैं, आपको खाने का मज़ा आता है। अगर आपको मूवी देख रहे हैं, मूवी के अंदर कोई इमोशनल सीन है, कहीं आपको रोना भी आता है। आप अगर कोई पैट्रियोटिक मूवी देख रहे हैं तो आपको अपने वतन से अचानक मोहब्बत भी कायम हो जाती है। थोड़ी देर बाद आप टॉक शो देखेंगे, वहाँ पे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, आप कहेंगे मैंने रहना ही नहीं इस मुल्क में। तो पल पल आपका वो चेंज हो रहा है, आपका मिजाज चेंज हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद उस हरकत, उस फील और उसके बाद जो बोल्डनेस है, अब उसका यूटिलाइज़ हम किधर करें, क्या करें हम उसको। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या उन चीज़ों के लिए हमें शऊर यानी अक्ल की ज़रूरत है। जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो अक्ल है, आप सबको पता है कि एक जो चाय है उसको बनाने के लिए दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये चीज़ें दरकार हैं। लेकिन ये चीज़ें बनाने के लिए हमें आग की भी ज़रूरत है। हमें वो तमाम लवाज़मात पूरे करने हैं, वो तमाम नॉलेज जो आपने सीखना है, जो आपके दिमाग में अक्ल है, वो आपको बताती कि आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। मरकरी का ताल्लुक़, जो अब हम प्लैनेट पढ़ रहे हैं, वो है मरकरी। मरकरी बेसिकली हर इंसान की अक्ल पे रूल करता है। दिमाग आपका, जो आपकी बुद्धि है, अक्ल है, शऊर है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने बेवकूफ़ हैं, ये तय करता है मरकरी। गिव एंड टेक, लेन देन, कम्युनिकेशन, बोलना। अभी जो सवाल आया था इस लेक्चर से पहले कि दूसरे घर में हम जो है वो देखते हैं बोलने को, तो दूसरे घर में ज़ुबान है, बोलना है, देखना है, लेकिन ये जो मेरी आवाज़ आप लोगों के कानों तक आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इस तमाम चीज़ का ताल्लुक़ मरकरी के साथ है। मरकरी का ताल्लुक़ जो है बोलने का मसला। अब ज़ुबान मौजूद है, लेकिन अक्सर बच्चे वो हकलाते हैं या देर से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जायचे में मरकरी जो है वो वीक होता है या ख़राब होता है, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है। फिर जहानत, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जहानत, उसका ताल्लुक़ भी मरकरी के साथ है। मरकरी के साथ जो नंबर मंसूब है वो है नंबर 5। ये एक हाउस में अप्रॉक्सीमेटली जो इसका एक टाइम फ्रेम है रहने का, वो 25 से 30 दिन एक हाउस में अपना क़याम करता है। और आगे चल के जब आप जायचा बनाएंगे तो अक्सर जायचे में मतलब 80% जो जायचे होते हैं उसमें मरकरी और सन ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ रहते हैं। और 80% जायचे में जो है मरकरी वो वैसी कम्बस्ट होता है, यानी डेड पड़ा होता है। सिंपल मैं करूँ अक्ल, अभी जैसे बेटी पूछ रही थी कि दूसरा घर जो है, तीसरा घर बेटा तीसरा घर कम्युनिकेशन, जैसे ये कह रहे हैं ना लिखने से भी होती है। तीसरे घर में वो जो लिखना, कम्युनिकेट करना, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग भेज रहे हैं, आ रहा है, वो जो कम्युनिकेशन है, पैगाम रसाई के पैगाम देना है आपने। मरकरी जो है वो रूल करता है आपकी अक्ल को, बोलने को। आप क्या बोल रहे हैं, जो क्या बोल रहे हैं उसका ताल्लुक़ मरकरी से नहीं है। ये जो आप मुझे सुन रहे हैं उसका ताल्लुक़ है मरकरी के साथ। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाउसेस के अंदर जो चीज़ें मंसूब हैं, देखिए एक हाउस है, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी, 10वां घर अब करियर का है। अब करियर में उसने फ़ौज में जाना है तो मार्स 10वें घर में होगा तो फ़ौज में जाएगा, क्योंकि अब उसका मिजाज वो हो गया। अब 10वें घर में अगर मून है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो मून से रिलेटेड होगा। अगर 10वें घर में सन है तो वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होगा जिसका ताल्लुक़ सन से होगा। आज हम टेस्ट करेंगे, आज टेस्ट भी है, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें प्लैनेट्स के साथ मंसूब हैं। अब एक घर में करियर आ गया, लेकिन करियर फील्ड कौन सी है? उसने खेती बाड़ी करनी है, उसने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसने पुलिस में जाना है, उसने फ़ौज में जाना है, उसने आर्टिस्ट बनना है, उसने ड्राइवर बनना है, उसने कुछ सिक्योरिटी गार्ड बनना है, उसने को अपना बिजनेस करना है, उसने को पेट्रोल पंप खोलना है। वो क्या काम करेगा?
ये जो 12 के 12 घर हैं ये अपनी जो खुसूसियात रखते हैं, जैसे आपका पहला घर जायचे का कि आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन आपका मिजाज कौन सा है? सन वाला। अगर सन आ गया पहले घर में तो आपका मिजाज सन की तरह परफॉर्म करेगा। मून आएगा तो मून की तरह आपके अंदर ममता होगी कि हाय मेरा बच्चा, मैं रोड पे एक्सीडेंट नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ़ होती है, आप जल्दी रोना शुरू कर देंगे। अगर पहले घर में मार्स आके बैठ जाता है तो आपके मिजाज में एग्रेशन आ जाएगी। तो अभी इन चीज़ों को आप लोग लिखते चली जाइए, देखते चले जाइए। अभी जब हम प्रेडिक्शन करने की तरफ जाएंगे, तमाम असेंडेंट्स को पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मरकरी जो है वो एक हाउस में, इसका जो ड्यूरेशन है वो 25 से 30 दिन अप्रॉक्सीमेटली एक हाउस में ये रहता है। और इसके बाद जो दिन इसके साथ मंसूब है डे, वो वेडनेसडे यानी बुध का दिन। स्टोन इसके साथ जो मंसूब है वो एमरल्ड है, ज़मरद इसके साथ मंसूब है। अब चलें यहीं पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अब ये जो अदद 5 है इसको हम कैसे यूज़ करें कि आप किसी को अगर कोई जेमस्टोन रेकमेंड करें उसे कहें आप 5 कैरेट का लेके पहने, क्योंकि मरकरी की एग्जैक्ट वो फिगर क्या बन रही है 5, कि वो बेहतर अंदाज में, अगर आप उसको कम कह देंगे काम वो भी करेगा, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो प्रॉपर एक स्केल पे आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है, जिस मकसद के लिए आप उसको पहना रहे हो उसमें उसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग जुपिटर की जाने बढ़ते हैं। हम लोग मूवमेंट से, हरकत से शुरू हुए, फिर हमने फीलिंग्स को देखा, फिर हमने बोल्डनेस देखी, फिर उसके बाद हम अक्ल पे चले गए। अब अक्ल तो आ गई है, लेकिन उस अक्ल को इस्तेमाल भी करना है। अभी मैं पीछे मिसाल एक दे रहा था कि आपने, सबको मालूम है कि आपने चाय बनानी है, उसके लिए आपको दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, आपने सारे लवाजमात पूरे करके रखे हैं, लेकिन अब उसमें आपने पत्ती कितने चम्मच डालनी है, आपने उसमें शुगर कितनी ऐड करनी है। एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं, सीखने के लिए अक्ल की ज़रूरत है। आपको पता है ये ज़ोडिक साइन है, ये प्लैनेट है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको काम में कैसे लेके आना है। तो जुपिटर का ताल्लुक है इल्म के साथ, नॉलेज कि जो भी इस दुनिया में इल्म चल रहा है, नॉलेज चल रहा है, किसी भी चीज़ का हो, उसका ताल्लुक जुपिटर के साथ है। इसको वैसे भी हम खैर बरकत का सहारा कहते हैं कि इसके साथ कोई ख़राबी जो है वो ये नहीं देता, भलाई के काम करता है, अच्छे काम करता है। इसको उस्ताद का दर्जा दिया जाता है कि वालिद एक है, मामता एक है, फ़ौजी एक है, अक्लमंद भी आ गया बीच में, अब हमें एक उस्ताद की भी ज़रूरत पड़ गई। तो जुपिटर जो है वो आपको इल्म अगर आ जाए, मैंने पहली क्लास में जब हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने आप उसमें एक बात कही थी कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको मेरा बोलना पसंद ना हो, या जिनको मेरी शक्ल पसंद ना हो, मेरा हुलिया पसंद ना हो, लेकिन वो इस इल्म को हासिल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं। बाकी चीज़ों को साइड पर रख दें सब, लेकिन मैं जो बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपनी बोलने की स्किल्स को बेहतर करें, आप अपने इल्म को बेहतर करें, आप अपनी अदायगी को बेहतर करें, तो फिर जाके आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। जुपिटर को हम बिल्कुल कहते हैं कि जैसे खालिस है, प्योर है, खैर ही खैर है, इसको गुरु का दर्जा देते हैं। खुशी, अब वो खुशी पैसे से भी मिलती है, कुछ लोगों को पैसे को भी देख रहा होता है। फिर हमारे माशरे में जो एनर्जी है, जो हमारी सोसाइटी में एनर्जी है, एक तो आपकी अपनी एनर्जी है ना, लेकिन हर माशरे का एक अपना असूल होता है, हर माशरे का एक अपने कुलिये कायदे होते हैं, उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। जैसे हम अपने मुल्क का आइन देख लें कि हमारा जो आइन है वो हमें डिफ़ाइन करता है हमने किस तरफ जाना है, हमारे ऊपर लिमिटेशंस लगती हैं।
आपने सच बोलना, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी है। तो ये क्या है? ये वो तमाम लिमिटेशंस ये जुपिटर प्रोवाइड करता है। फिर हैप्पीनेस, यानी एक यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस फॉर अ गर्ल विद फादर एंड हस्बैंड, यानी जुपिटर का ताल्लुक़ किसी भी एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बाप और शौहर के साथ। लेकिन मैं इसमें इसको इस तरह थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मियाँ बीवी के माबैन आपस में अगर उनकी खुशी भी देखनी है तो उसमें भी जुपिटर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हमने पहले फीलिंग्स देखी, अब सिर्फ हर वक्त फीलिंग्स तो नहीं ना चाहिए, हर वक्त एहसास तो नहीं करना कि बस मैंने खाना बनाया कैसा है बताएं। कई दफ़ा नहीं भी बताने का मूड होता, कई दफ़ा नहीं इंसान लड़ना चाहता, कई दफ़ा इंसान अक्ल से भी काम ले लेता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, कब किस वक्त क्या करना है। ये हमें प्रोवाइड करता है जुपिटर। मरकरी और जुपिटर का आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है कि अक्ल जो है वो बग़ैर इल्म के अधूरी है और इल्म जो है वो बग़ैर अक्ल के भी अधूरा है। कि अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ठीक नहीं होंगी तो दोनों के अंदर कोई ना कोई कमी खामी रह जाती है। लोग बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पे नहीं कर पाते। कुछ लोग नहीं कुछ कहते और बड़ा कुछ कर जाते हैं। तो इस वजह से दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। मरकरी का जो नंबर इसके साथ अदद है वो बनता है 3। ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एक घर में जो क़याम करता है अपना, उसका 1 साल का होता है। इसके साथ जो दिन मंसूब है वो जुमेरात का दिन, थर्सडे। फिर इसका जो जेमस्टोन बनता है वो है येलो सफ़ायर, पीला पुखराज। अब हम लोगों ने हरकत भी कर ली, फीलिंग्स भी हो गई, एहसास भी हो गया, लड़ाई झगड़े भी कर लिए, फिर अकल आ गई हमारे में। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें इल्म हासिल हो गया। लेकिन अब हमें मोहब्बत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, हमें ज़िद भी चाहिए कि हमें अकल होने के बाद अक्लमंद भी होना है। हमें सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट भी होना है। तो वीनस जो है इसको हम कहते हैं कि ये बड़ा अक्लमंद और बड़ा इसको दाना किस्म का ये प्लैनेट है। इस दुनिया में ये जितनी भी मोहब्बत है, प्यार है, उसका ताल्लुक़ वीनस के साथ है। लड़का लड़की की मोहब्बत, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। वीनस अच्छा होगा तो मोहब्बत पाक मोहब्बत होगी, जायज़ मोहब्बत होगी, अच्छी मोहब्बत होगी। वीनस अगर ख़राब हो गया जायचे में किसी के, तो वही मोहब्बत जो है वो फिर बाज़ारी मोहब्बत में बदल जाती है। और वीनस जो है ये जिधर मोहब्बत पैदा करता है वहाँ पे टकराव भी पैदा करता है, ज़िद भी पैदा करता है। इस दुनिया में जितनी भी ज़रूरत अशिया की चीज़ें हों जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जो हमारी ख्वाहिश बन जाती हैं, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे खूबसूरती चाहिए, खूबसूरती को भी देखता है वीनस, ब्यूटी। उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत गोरे हों, आप सांवले हों, काले हों। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपको मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, लेकिन वो उस वजह से खूबसूरत होते हैं, उनका जो भी रंग हो, अपने काम की वजह से भी, और उनकी जो अपनी अट्रैक्शन होती है, काला, सांवला या जो भी उनका रंग है, उस वजह से अट्रैक्शन पैदा करता है वीनस। लग्जरी आइटम्स, इससे भी वीनस का ताल्लुक़ है। अब वीनस जो है मोहब्बत पैदा कर रहा है तो साथ ये टकराव कैसे पैदा कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे वो कहेंगे ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ जब हो जाता है तो फिर आप जो मर्ज़ी करते फिरें। तो मोहब्बत की जहाँ तक बात है वो तो ठीक है, लेकिन वीनस करता क्या है? वीनस पैदा करता है आपके अंदर आपकी ईगो, आपकी जो अना बन जाती है। अब मेरे 2 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, मैं दोनों को
एट अ टाइम एक ही बात कह रहा हूँ, आप सबको एक ही बात कह रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब मेरे लिए इक्वल और बराबर है। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं सबके लिए मैं बराबर, जो आप मेरे अल्फाज सुन रहे हैं वही ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं। एक एक चीज़ वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो जाए कि मैं किसी का नाम लेकर मुखातिब कर लूँ कि मुख्तार साहब बैठे हैं, शुएब भाई बैठे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बच्चे होते हैं ना घर में छोटे, वो कभी इस बात पे नहीं लड़ते कि मेरे माँ ने या बाप ने उसको ज़्यादा प्यार किया, मुझे नहीं प्यार करता। नो, कभी भी लड़ाई नहीं होती इस पे। लड़ाई इस बात पे होती है उसको ज़्यादा दिए, मुझे थोड़ा दिए, मुझे भी उतना ही मिलना चाहिए था या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। वो जो मैं, हर इंसान के अंदर वो जो मैं आ जाती है ना, उसकी वजह है ये वीनस। तो वीनस जो है ये इंसान के अंदर मोहब्बत तो पैदा करता है, लेकिन साथ पैदा करता है मी, माई सेल्फ, ये भी पैदा करता है। तो अब मोहब्बत किसी से करनी है तो इसीलिए होगी ना कि भाई मेरे से मोहब्बत करो। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ठीक है, ये फिल्मों में होता है, लेकिन आम नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वीनस जो है इसका जो अदद बनता है नंबर, वो है 6। वीनस एक हाउस में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ जो है ये क़याम करता है, लेकिन डिपेंड करता है ये अपनी पोजीशन के ऊपर डिग्री वाइज कि ये 30 दिन करेगा या इससे आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। दिन जो है इसके साथ मंसूब है जुम्मे का, फ्राइडे का दिन, और स्टोन इसके साथ जो मंसूब हैं वो है ओपल। स्टोन्स और भी होते हैं, एक प्लैनेट्स के साथ और भी स्टोन, जैसे ओपल के साथ डायमंड भी मंसूब है, ओपल के साथ वाइट सफ़ायर भी है, ज़रकून भी पहना जाता है, लेकिन जो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करते हैं मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। आप और भी पहना सकते हैं। अब जैसे मैंने एक स्टोन पहना हुआ है लाजवर्थ, ये नीलम का, उसका ज़ुहल का ये स्टोन है। अब ज़ुहल का स्टोन ब्लू सफ़ायर यानी नीलम भी बनता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ़ स्टोन्स जो हैं मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स के साथ मंसूब हैं, लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको 10 mg वाली मेडिसिन देनी है या उसको 500 mg वाली मेडिसिन देनी है, किस इंटेंसिटी का स्टोन आपने उसको पहनाना है। हरकत, एहसास, बोल्डनेस, अक्ल, इल्म, मोहब्बत, यहीं पे चीज़ें अभी रुकती नहीं हैं, अभी चीज़ों ने ख़राब भी होना है। मोहब्बत में गम भी आता है, गड़बड़ भी होती है, ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं, डिस्टर्बेंस आती है। आपको इंसाफ करना होता है चीज़ों के साथ कि आपने उसके साथ खड़े होना है या आपने किसी और के साथ खड़े होना है। आपने को फ़ैसला करना होता है। अब फ़ैसला करने के लिए आप पीछे कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, आप मूवमेंट से लेके, फीलिंग से लेके, बोलने से लेके, अक्ल से लेके, इल्म, वो सारी चीज़ें अब आपके अंदर आ गई हैं। लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं है। ज़ुहल जो है, सैटर्न, नेक्स्ट जो प्लैनेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सैटर्न। सैटर्न जो है इसका ताल्लुक़ डिस्टर्बेंस से होता है, गड़बड़, ख़राबी से। लेकिन अब वो ख़राबी हो सकता है आपकी अपनी पैदा की हो, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक़ आपके उन अमाल से है जो आप माजी में करते हुए आ रहे हैं, जो आप पीछे करते हुए आ रहे हैं। अब उसके नताइज आपको भुगतने हैं। आपने दो लोगों के दरमियान अगर इंसाफ करना है, एक तो बड़ा खुश होगा जिसकी फेवर में आप इंसाफ कर देंगे, दूसरा आपसे खफा हो जाएगा कि आपने उसकी साइड ले ली, मेरी साइड नहीं ले रहे। अब वो इख्तलाफ पैदा हो गया, वो अब बाउंड्री एक डिफ़ाइन हो गई है बीच में कि आपने हक के साथ खड़े होना है कि आपने किसी दूसरी साइड को सपोर्ट करना है।
तो वो जो इंसाफ है, वो जो फ़ैसला है, ज़ुहल सैटर्न को अक्सर लोग बड़ा गलत प्लैनेट तस्वुर करते हैं कि जी इसका जो ताल्लुक़ है 37.5 के साथ लग जाती है, इसको शनि भी कहते हैं, 37.5 लग जाती है कि जी ये बड़ा राक्षस किस्म का सियारा है, ख़राब किस्म का। अब वो क्यों है बेचारा? अब मुझे बताएं, एक जो जज बैठा हुआ है अदालत में, उसने किसी ना किसी के हक़ में फ़ैसला तो देना है। अब इसका ये कतन मकसद नहीं है कि आप अगर अपने घर के बड़े हैं और किसी के बारे में इंसाफ कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ों को देखना होता है। तो उसको मौल्लम सियारा भी कहते हैं। ये इंसाफ पसंद है। अगर आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो आपके अमालों का वो रद्द अमल है, जो अमल किया उसका रद्द अमल आपको भुगतना पड़ रहा है। अगर आपके अमाल ठीक होंगे तो आपके जो अमल हैं वो आपको बेहतर परफॉर्म आप आगे कर रहे होंगे। ये रिएक्शन देता है। फिर इसका ताल्लुक़ दुख से है, तकलीफ़ से है, मुश्किलात से है। फिर इस दुनिया में जितना भी ये जो लोहा स्टील पाया जाता है उसको भी देखता है ये। अब लोहे का क्या ताल्लुक़ आ गया ज़ुहल के साथ? क्या करें हम इसका? जो स्टील है, अगर ज़ुहल का उससे ताल्लुक़ एक इंसानी वजूद का क्या ताल्लुक़ है? चले मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप अगर लेट सपोज़ आपका सैटर्न ख़राब है, आपको कहता है ब्लू सफ़ायर आप लेके पहनते हैं, तो आप उसी की धात में लेके पहन लें जो उससे मंसूब है। आप जो स्टील है उसके रिंग बनवा लें, लोहे की बनवा लें। अक्सर लोगों ने स्टील के छल्ले भी पहने होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर लें। जैसे मून के साथ चांदी मंसूब है, तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपने लोहे का काम करना है, आप गाड़ियों का काम कर रहे हैं, गाड़ियों में तो लोहा इस्तेमाल होता है। आप हो सकता है जहाज़ बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हों, आप स्टील मिल के मालिक हों, तो काम अब लोहे से। तो इसी तरह हर चीज़, हर काम किसी ना किसी के साथ मंसूब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई शख्स रिक्शा चला रहा है या कोई परचून की दुकान कर रहा है, कोई ग्रॉसरी स्टोर कर रहा है, उस चीज़ों का ताल्लुक़ किसी ना किसी चीज़ के साथ है। फिर ड्रग्स, ये वो ड्रग्स हैं जो नशावर होती हैं, उससे भी ताल्लुक़ है। फिर कोयले का ताल्लुक़ कि ज़मीन में जितना कोयला मौजूद है उससे, उसको भी ये ज़ुहल की हीट से पैदा होता है, सैटर्न की। जैसे सन की हीट आती है, मून की आती है, वो कि सन ही प्रोवाइड कर रहा होता है तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी, और वहाँ से जो एनर्जी आती है ज़मीन पे, तो ज़मीन पे वो जो पैदा होने वाला, जैसे पानी को चाँद कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह जो कोयला पैदा हो रहा है वो सैटर्न की हीट से पैदा हो रहा है। प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, कि हमने खुश भी हो गए, इल्म भी आ गया, मोहब्बत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई ना कोई परेशानी भी तो आ जाती है। अब आपको एक फीलिंग हुई, अब उस फीलिंग का रिएक्शन क्या? मैंने उस पर खुश होना है या मैंने गमज़दा होना है? अक्सर घरों में, अगर खुदा न ख्वास्ता मिसाल दे रहा हूँ, को फौतगी हो जाती है, किसी को हस्बैंड फौत हो जाता है, तो अक्सर ख़वातीन जो होती हैं उसमें से कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाती। कोई कोमे में चला जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कोई के दिन परेशान रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो कहते हैं नहीं, हमें अब आगे ज़िंदगी को गुजारना है। तो कहीं ना कहीं वो बोल्डनेस तो आई ना उसके में इल्म था, उसमें नॉलेज था, उसमें हुनर था, उसने अपने आप को ठीक किया। लेकिन जिनमें नहीं था वो अपने आप को ख़राब भी करते हैं। बहरहाल ये मैं मिसाल दे रहा था सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। इसका नंबर जो बनता है वो बनता है 8, अदद 8 इसका बनता है, और इसका जो ड्यूरेशन है इन ईच हाउस वो तकरीबन 2.5 ईयर्स है। लेकिन ये डिपेंड करता है अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाता है, ये वापस जाता है, फिर दोबारा से ये आगे फॉरवर्ड होता है, तो डिपेंड करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली हैं। इसके साथ जो दिन मंसूब है वो है सैटरडे, हफ्ते का दिन, और स्टोन इसका बनता है ब्लू सफ़ायर, नीलम जो है वो इसके साथ मंसूब है। अच्छा जी, अब आगे हम बात करते, पहली दफ़ा हम इन पे बात करने लगे हैं, फर्स्ट टाइम हम आगे बढ़ते हैं राहु और केतु। राहु और केतु की बात करते हैं कि ये बेसिकली राहु केतु होते क्या हैं। राहु केतु बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी एक वीडियो है, ये मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ
और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली राहु केतु क्या है। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक एनिमेशन देख रहे हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स हमने पढ़े दे ऑल आर फिज़िकल बॉडीज़। ये फिज़िकल बॉडीज़ हैं, ये अपना वजूद रखती हैं। सन है, हमें नज़र आता है, मून है, हम देख सकते हैं, हम मार्स को भी देख सकते हैं। कई दफ़ा एक बड़ा चमकता सितारा हमें वीनस भी नज़र आ रहा होता है अक्सर। तो ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स अपना वजूद रखते हैं। लेकिन ये जो राहु और केतु हैं ना, ये बेसिकली अपना वजूद नहीं रखते। क्यों? सूरज के गिर्द ज़मीन जो है चक्कर लगा रही है, और जिस दायरे में ये घूम रही है उसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्टिक प्लेन, कि उस सरफेस पे ज़मीन घूम रही है। अब सूरज की जो रोशनी ज़मीन पे जब पड़ती है तो अब चाँद को भी अगर हम देखें तो मून भी, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसी तरह चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, और उसके साथ साथ वो अपनी उस डायरेक्शन में भी घूम रहा है। और इसके साथ साथ सूरज जो है जब वो चाँद के ऊपर और ज़मीन के ऊपर अपनी रोशनी को फैला रहा होता है या फेंक रहा होता है, तो उस रोशनी से दो शैडोज़ क्रिएट होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं इस एनिमेशन के अंदर कि ज़मीन जिस मदार में घूमती है, चाँद का जो मदार है वो इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, उसका जो प्लेन है वो डिफरेंट है। तो सूरज जब रोशनी डालता है ज़मीन के ऊपर तो उस वजह से दो पॉइंट्स यानी दो शैडोज़ क्रिएट होते हैं। ग्रीन डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, ये दो शैडोज़ क्रिएट होते हैं। जैसे साया, कि सूरज जब रोशनी अपनी डालता है तो वो एक जगह पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, उससे दो साए वजूद में आते हैं। एक साया जो है उसको हम कहते हैं राहु, और दूसरा जो साया उसको हम कहते हैं केतु। कि राहु केतु जो है ये दो शैडोज़ बनते हैं, और इनके असरात इतने ज़्यादा होते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह अपने असरात शो कर रहे होते हैं जैसे एक फ़िज़िकल बॉडी अपने असरात दे रही होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जो साया है वो क्यों डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। मैं इस वक्त आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों को पीछे दीवार पे मेरा साया नज़र आ रहा होगा। आपने कोई चीज़, कोई बात अगर मुझे कहनी है कि ज़ंजानी साहब ज़रा थोड़ा सा इधर हो जाएं, हमें स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, मैं फ़ौरन सुनूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा कि कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और मेरा साया स्क्रीन पे पड़ रहा है और आप उस कहें ज़ंजानी साहब आपका साया पड़ रहा है, साये से कहें साइड पे हो जाए, वो तो नहीं सुनता किसी की। वो अपने अंदर ना कोई एहसास रख रहा है, ना कोई वो फीलिंग रख रहा है। वो तो क्रिएट किससे हो रहा है? मेरी वजह से। मैं जिधर जिधर जाऊँगा वहाँ पे शैडो जो है, जैसे जैसे मेरे ऊपर रोशनी पड़ती जाएगी शैडोस बनते चले जाएंगे। अब वो जो शैडो है वो अपने अंदर कोई भी एहसास नहीं रखता, वो ना किसी की सुनता है ना समझता है। इसी तरह राहु केतु जो हैं, ये दोनों के दोनों जो शैडोज़ हैं ये ज़मीन के गिर्द बिल्कुल उसी तरह घूम रहे होते हैं जैसे मून घूम रहा होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। के तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं, कि आप इधर जा रहे हैं तो साया दूसरी तरफ जा रहा है, और ये दोनों आमने सामने रहते हैं 180 डिग्रीज़ के ऊपर, हमेशा आमने सामने रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि राहु अगर जायचे के पहले घर में है तो केतु जो है वो दूसरे घर में हो, नहीं। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो 7th हाउस में बिल्कुल उसके सामने केतु मौजूद होगा। ये दोनों आमने सामने सेम डिग्रीज पे मूव करते हैं। तो राहु केतु जो है ये अभी समझा नहीं रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बेसिकली राहु केतु हैं क्या, ये फिज़िकल बॉडीज़ नहीं हैं, ये अब सिर्फ शैडोज़ हैं, इनको हम प्लैनेट्स नहीं कहते। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनके असरात हैं, वो किसी प्लैनेट से भी कम नहीं होते। अब हम बढ़ते हैं आगे दोबारा से अपने उस लेक्चर की तरफ जिसमें हम लोग आ गए राहु पे।
अब राहु जो है इसको हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट मानते हैं कि गड़बड़ तो है, लेकिन अब वो गड़बड़ जो है कि ऐसी गड़बड़ जो शायद ठीक ना हो सके। फिर ये सैटर्न की, जैसे भी हम सैटर्न पढ़ रहे थे ना, उससे भी 4 हाथ आगे होता है ये, कि बाकी चीज़ों की गड़बड़ तो चलें समझ आ जाती है, लेकिन ये जो राहु की जो गड़बड़ है ना, वो ऐसी गड़बड़ होती है जो मे भी शायद उसको आप ठीक ही ना कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक शैडो है ना, आप शैडो को नहीं हिला पा रहे। अब सूरज ग्रहण लगता है, चांद सूरज के आगे आ जाता है। अब जब चांद सूरज के आगे आता है तो उससे निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो इतनी ख़तरनाक हो जाती हैं कि मना किया जाता है मेडिकल साइंस में भी कि आप सूरज को डायरेक्ट ना देखें। भाई वही चांद है, वही सूरज है, वही वेव्स हैं। आप दरख्त के नीचे बैठते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है अगर आप गर्मियों में जाके किसी दरख्त के साए के नीचे बैठ जाएं कि तपिश ज़रा कम हो गई है, लेकिन ये एक ऐसी वेव्स हैं कि अगर चांद आगे आ गया है, एक तो अंधेरा हो जाता है, ऊपर से उससे निकलने वाली जो वेव्स हैं उसको ख़तरनाक कह देते हैं। तो एक कुदरत का निज़ाम है कि आपको सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, गर्मियों में साया अच्छा लगता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किस मौसम से गुज़र रहे हैं, किस माहौल से गुज़र रहे हैं, किस मूड से गुज़र रहे हैं, क्या ख़राबी चल रही है आपके ऊपर, ज़रूरत किस चीज़ की है। फिर ताख़ीर पैदा करता है, डिलेस पैदा करता है ये कि किसी के जायचे में राहु केतु ऐसी पोजीशन में हो जो उनका काम नहीं होने देते, डिले करते हैं चीज़ें। फिर एडिक्शन, कि हमने नशावर चीज़ें तो ज़ुहल से हम देख रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदा हर वक्त जो है वो नशा ही करता रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बग़ैर नशे के चलते भी नहीं हैं। तो वो जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन नहीं, कोई भी एडिक्शन, नाखून खाने की, बाल खींचने की, कोई ऐसी आदत जो आपकी एडिक्शन बन जाए। आप बैठे हैं, आप हर वक्त अपनी टांग हिलाते रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी आदत है जो लाख ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही, उसको हम एडिक्शन को देखते हैं राहु से। फिर जुआ, गैमलिंग, फिर माशरे के अंदर जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटीज़ में, उसका ताल्लुक़ भी राहु से है। और राहु जो है इसका पूरे जायचे में ये घर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किसी प्लैनेट के साथ किसी ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब नहीं है। बाकायदा मैं पूरा लेक्चर दूंगा कि अगर इनका हाउस ही कोई नहीं है तो फिर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर इनका हाउस ही कोई नहीं है तो इन्होंने परफॉर्म कैसे करना है फिर, तो इसके ऊपर पूरा मेरा लेक्चर होगा। राहु जो है उसका अदद बनता है 4, नंबर 4। ये ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है वो एक हाउस में रहता है। तो अब अगर ये 1.5 साल एक घर में है तो जाहिर बात है केतु भी इसके साथ साथ ही उल्टा चल रहा, आमने सामने चल रहे हैं, वो भी इतना अरसा गुजारेंगे। राहु जो है वो एक हाउस में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर अपना टाइम गुजारता है। इसके साथ जो डे मंसूब है वो फ्राइडे का दिन है, और इसके साथ स्टोन जो है वो गावमैद। ये गावमैद बिल्कुल ऐसा स्टोन है जैसे सेब का मुरब्बा अगर कभी आपने देखा हो, उस तरह का ये होता है, उस शक्ल का। लेकिन अभी आप लिखते जाएं, चूँकि मैं राहु और केतु के स्टोन्स वैसे कम ही रिकमेंड करता हूँ, बहुत कम, क्योंकि बड़ा रेयर चांसेस होते हैं कि किसी के जायचे में राहु केतु अच्छे हों। बहुत कम लोग होते हैं, होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप इसका स्टोन पहनेंगे इस वजह से कि इसकी ख़राबी दूर होगी। देखें, कोई भी स्टोन आप अगर किसी की ख़राबी दूर करने के लिए पहनते हैं तो आप सबसे गलत काम करेंगे। जेम स्टोन हमेशा उन प्लैनेट्स के पहने जाते तो जो वीक हों अच्छी जगह पे लेकिन कमज़ोर हों, ख़राब हों, मतलब डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, डेड पड़े हैं, कम्बस्ट हैं। लेकिन एक प्लैनेट अगर है ही ख़राब, उसको आप मज़ीद ताकत दे दें तो वो मज़ीद ख़राबियों को फिर एक्टिवेट कर देता है। तो इसी वजह से राहु केतु का जो स्टोन है उसको बड़ा सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा जो शेडो है उसको हम कहते हैं केतु। अच्छा, ये जो राहु केतु है, अभी आप एक एनिमेशन में देख रहे थे, 2 पॉइंट्स बनते हैं, एक नॉर्थ
और दूसरा साउथ, मतलब नॉर्थ नोड और साउथ नोड, यानी ये इसको रासुल कमर भी कहा जाता है राहु केतु को, इसको रास और जम भी कहते हैं। फिर मोस्टली हम राहु केतु कहते हैं कि अगर आप कभी इंटरनेट पे रिसर्च करें तो वहाँ पे राहु केतु इजीली मिल जाते हैं, बाकी जो है वो मिलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके साथ केतु को अगर हम देखें तो ये एक्सट्रीम सॉरो, यानी रोग जो एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है बंदे को, कि इंसान की कैफियत वो हो जाए कि वो बिल्कुल बावला हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि उसने करना क्या है, वो कैसे उस कैफियत से निकले उसको समझ ही ना आए, शदीद तरीन गम का शिकार हो जाए और उस गम से ना निकल पाए, उसको वो देखता है केतु। फिर हेल्थ के इश्यूज़ को देखता है, ये मतलब मसाइल ही देखता है। राहु केतु के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उनमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं इनके पास। और जिस तरह से राहु का कोई घर नहीं था, इसी तरह केतु का भी जायचे में कोई घर नहीं है। ये कैसे बिहेव करता है, कैसे परफॉर्म करता है राहु केतु का, जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ये किस तरह से बिहेव करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर राहु और केतु, दोनों की बात नहीं करूंगा, दोनों में से अगर किसी एक के ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए, कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए और अच्छी थ्योरी अप्लाई हो जाए, तो यही राहु केतु सम टाइम पूरा जायचा एक तरफ, यही वारे न्यारे करवा देते हैं, यही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ये चांसेस मतलब 2%, 3% या मैक्सिमम 5%, बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी भी जायचे में ये अच्छी जगह पे हों और अच्छा फ़ायदा दें। और इसका जो अदद है वो बनता है 7। ये भी 1.5 ईयर, यानी जैसे राहु एक घर में 1.5 साल गुजार रहा है, ये भी 1.5 साल गुजार रहा है। सेम डिग्रीज, एक साया अगर इधर जा रहा है तो दूसरा साया ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ मूव कर रहा है। इसका जो दिन है वो बनता है वेडनेसडे, बुध का दिन। फिर उसके बाद जो जेमस्टोन है वो इसका बनता है कैट्स आई, यानी बिल्ली की आँख। कैट्स आई जो है इसका स्टोन बनता है, ये एक आम स्टोन है, इजीली मिल जाता है ये भी। और राहु केतु के साथ साथ मैं अब आगे आप लोगों को रिवीजन एक दफ़ा करवाता चलूँ कि अभी हमने जो भी पढ़ा उसमें अभी टेस्ट पे आना है मैंने। सन क्या है? लाइफ, ज़िंदगी। ये एक इनका वन लाइनर समझ लें या एक वर्ड में इनको डिस्क्राइब करना समझ लें। मून क्या है? फीलिंग्स, एहसास या एहसासात। मार्स, बोल्डनेस, दिलेरी। नेक्स्ट मरकरी, अकल। जुपिटर, इल्म। वीनस, मोहब्बत, लव। सैटर्न, राहु, केतु, ये हैं जी पेन। ठीक है, और पेन दर्द होता है कि तकलीफ़ होता है? मैं कहा तकलीफ़ को कहते हैं, इन्होंने दर्द लिख दिया, एक ही बात है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्लैनेट्स के हवाले से पढ़ा। अब अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर के ऊपर हम 2 मिनट लगाते हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने ये देखना हो कि हाउसेस के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं कि हाउसेस के जो मंसूबात हैं वो आपने कहाँ से जाके देखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें किस हाउस के साथ एफिलिएट करती हैं, एसोसिएट करती हैं। आज का हमारा टेस्ट जो है वो प्लैनेट्स के हवाले से है कि जैसे पहला टेस्ट मैंने आपको दिया था कि 20 आपने पॉइंट्स लिखने थे हर हाउस के, इसी तरह आप लोगों ने एटलीस्ट 15, मैं इसके 20 नहीं थोड़े कम कर देता हूँ, कि एटलीस्ट 15 आपने जो हैं वो लिखने हैं 15 चीज़ें वो लिखनी है जो एसोसिएट करती हैं प्लैनेट्स के साथ। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप उसी तरह सॉफ्टवेयर खोलें, आप लोग क्राकस लिस्ट में जाएं। क्राकस लिस्ट में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं सिंबल्स बने हुए हैं। सबसे पहले सन आ रहा है, सन को प्रेस करेंगे तो उसकी सारी जो चीज़ें एसोसिएट करती हैं वो आ जाएंगी। दैन उसके बाद मून है, उसके बाद मार्स है, फिर उसके बाद मरकरी है, फिर जुपिटर है,
फिर उसके बाद वीनस है, देन सैटर्न है, राहु और केतु, ये इनके सिंबल्स भी हैं। राहु केतु, जैसे राहु का सिंबल है जैसे हेडफोन नहीं किसी ने पहना होता कानों में, और उसी हेडफोन को अगर आप उल्टा कर दें वो केतु बन जाता है, सीधा कर दें राहु बन जाता है। तो ये सिंबल्स आप लोगों को याद होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से आपने एटलीस्ट 15-20 जितना आपका दिल करे, ये आपने मुझे थर्सडे तक लाजमी भेजना है टेस्ट। इस दफ़ा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, जो स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जब फाइनल सबमिशन आएगी उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तब मैं आप लोगों की कोई मदद या हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ये मुझे आप लोगों ने थर्सडे तक लाजमी भेजना है। जिन लोगों ने आज टेस्ट भेजा, क्लियर किया, उन सबको मेरी बहुत सारी दुआएं कि आगे भी आप इसी तरह दिलचस्पी और संजीदगी से चलते रहें। अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।